साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 22 पर, जिसमें उल्लेख किया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का। मित्रों, अनुच्छेद 22 के मर्म को समझने से पहले अनुच्छेद 21 को जानना बेहद जरूरी है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात अनुच्छेद 21 में संरक्षण दिया गया है प्राण की स्वतंत्रता का और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, जबकि अनुच्छेद 22 में दैहिक स्वतंत्रता को निरुद्ध करने की बात कही गई है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 22 अपने आप में पूरा नहीं है, बल्कि वह अनुच्छेद 21 का पूरक अर्थात कंप्लीमेंट्री है। अतः इन दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। मित्रों, अनुच्छेद 22 के 7 खंड हैं। 1 से लेकर अनुच्छेद 22 के 3 तक यहाँ सामान्य गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 22 के 4 से अनुच्छेद 22 के 7 तक निवारक निरोध संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए इनको एक के बाद एक करके देख लेते हैं। मित्रों, दुनिया में जितनी भी शासन प्रणालियां विद्यमान हैं, उन शासन प्रणालियों में जो गिरफ्तारी है, या इसको दूसरे शब्दों में कानूनन भाषा में कहें, या जो निरोध है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो है उसको कहा जाता है दंडात्मक निरोध। इसको कह लीजिए आप प्यूनिटिव डिटेंशन। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अपराध में उसने चोरी, डकैती, हत्या ये सब किया है, तो उस एक्यूज्ड को देश की शासन प्रणाली में जो दंड संहिता, या जिसको भारत में जो है सीआरपीसी, आईपीसी या ताजरात हिंद भी कहा जाता है, उसके तहत सजा याफ्ता की जाती है, कैद बामशक्कत की जाती है, जैसे 10 साल, 14 साल। तो इस प्रकार का जो निरोध है, या जो दंड व्यवस्था है, या जो गिरफ्तारी है, उसी को ही कहा जाता है दंडात्मक निरोध। हालांकि भारत जैसे सभ्य देश में मोजिज नेमोनाइट का जो सिद्धांत है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा ना मिले, इसको स्वीकार किया जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि एक भी निर्दोष को सजा मिल गई तो न्याय व्यवस्था पर जो खरोच आती है वो नाइलाज है। और यह देखने को भी मिलता है कि इस सिद्धांत को अपनाने में 100 अपराधी वास्तव में छूट ही जाते हैं। गिरफ्तारी या निरोध का दूसरा प्रकार है जिसको जाना जाता है निवारक निरोध के नाम से, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अर्थात यदि राज्य को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, अर्थात राज्य संभावना व्यक्त करे और इसी संभावना के आधार पर व्यक्ति को नजरबंद कर लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इसी निरोध को या इसी गिरफ्तारी को कहा जाता है निवारक निरोध। जब भारत गुलामी के दौर में था तो अंग्रेजों ने इसका खूब प्रयोग किया। आप प्रथम विश्व युद्ध में देख लीजिए, भारत रक्षा अधिनियम पारित किया गया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसी प्रकार का अधिनियम पारित किया गया, और आप रोलेट एक्ट के नाम से तो परिचित हो गए ही, तो यह भी निवारक निरोध संबंधी ही प्रावधान था। देखिए, गुलामी के दिनों में तो ये सब चलता था, तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो ज्यादातर नेता थे वो अधिकांशतः इस बात पर सहमत हो चुके थे कि जब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा जाएगा तो वहां निवारक निरोध संबंधी प्रावधान नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि आजाद भारत में निवारक निरोध जैसे प्रावधान लोकतंत्र पर अपने आप में एक कलंक है। परंतु संविधान सभा ने यह स्वीकार किया कि आज़ादी को बचाने के लिए कुछ लोगों की आज़ादी छीनने की शक्ति न्याय व्यवस्था या राज्य के पास होनी चाहिए।
अर्थात ज़्यादा लोगों की आज़ादी बनी रहे, इसलिए कुछ लोगों की आज़ादी को सीमित करना बेहद आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में निवारक निरोध संबंधी प्रावधान किए गए अनुच्छेद 22 में। और तीसरे प्रकार का जो निरोध है या गिरफ्तारी है उसको कहा जाता है विचाराधीन निरोध, अंडर ट्रायल डिटेंशन। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या शक के आधार पर उसका पुलिस एफआईआर में नाम डाल दिया गया है और संबंधित अपराध ऐसा है कि वह जमानती नहीं है, अर्थात पुलिस उसकी जमानत नहीं कर सकती है, गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती अपराध से तात्पर्य है कि ऐसे प्रकार के जो मामले हैं या जो अपराध हैं उनमें जो जमानत है वो मजिस्ट्रेट देता है, जिसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं सीआरपीसी में। तो संबंधित व्यक्ति पर या एक्यूज्ड पर केस चलेगा, उसकी कस्टडी भी होगी, पुलिस कस्टडी भी होगी, जुडिशियल कस्टडी भी होगी, चार्जशीट दायर होगी और मामला कोर्ट में भी चलेगा। तो इस बीच एक्यूज्ड जेल में रहेगा या निरुद्ध रहेगा। तो इस प्रकार का जो गिरफ्तारी है या जो इस प्रकार का निरोध है उसी को कहा जाता है विचाराधीन निरोध या अंडर ट्रायल डिटेंशन। इसके पश्चात या तो एक्यूज्ड दोषसिद्ध अपराधी हो जाएगा, कन्विक्टेड हो जाएगा, या निर्दोष साबित होगा। दोनों ही हो सकता है। और कई मामलों में तो ऐसा देखने को आता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया था और उस अपराध की सजा 7 साल थी, परंतु मामला लगभग 9 साल खिंच गया। तो 9 साल के बाद फाइनल डिसीजन आया, तो ऐसे मामले में न्यायपालिका संबंधित व्यक्ति को या एक्यूज्ड को छोड़ देती है, क्योंकि जितनी उसको सजा मिलनी थी वो अंडर ट्रायल या विचाराधीन निरोध में जेल में काट चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों से संबंधित एक संस्था है, उसका ये कहना है कि भारत में जो जेल में बंद कैदी हैं उनमें 2/3 लोग विचाराधीन निरोध के तहत जेल में ही पड़े हुए हैं। मित्रों, अनुच्छेद 22 के जो खंड हैं वो सामान्य गिरफ्तारी और निवारक निरोध दोनों से संबंधित है। चलिए इन सभी को एक के बाद एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 का 1, जिसमें यह प्रावधान किया गया है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रत्यक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे एक्यूज्ड को 2 अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार प्राप्त है कि उसे अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है और दूसरा अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 22 का 2, जिसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 22 के 2 के तहत यदि किसी एक्यूज्ड को सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे यात्रा के समय को काटकर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार प्राप्त है। मित्रों, अनुच्छेद 22 के 1 और अनुच्छेद 22 के 2 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने D.K. बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 के मामले में कुछ अधिकार स्पष्ट किए हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि पुलिस अधिकारी को उसके अपराध में सहयोगी होने की आशंका है, जब तक उसके विरुद्ध एफआईआर के आधार पर संदेह के पर्याप्त कारण मौजूद नहीं है, पुलिस को उसकी गिरफ्तारी
नहीं करनी चाहिए। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि यदि वह निवेदन करे तो उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी, और जिस व्यक्ति को यह सूचना दी गई है पुलिस उस व्यक्ति का नाम पता अपनी डायरी में नोट करेगी। साथ ही यह भी कहा कि जब ऐसा एक्यूज या व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा तो मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि गिरफ्तारी का जो समय है और उन सभी का पालन ठीक से किया गया है, अन्यथा नहीं। और यह अधिकतम समय 24 घंटे का होगा, परंतु इन 24 घंटों की गणना यात्रा के समय से अलग करके की जाएगी। जैसे मान लीजिए दिल्ली का कोई व्यक्ति है, उसे वहाँ की पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाना है और अपराधी भागकर जो है दूर राज्य में चला गया है और पता चले उस राज्य से दिल्ली आने में ही 5-6 दिन लग गए हैं, तो ये जो यात्रा का समय है तो इस यात्रा के समय को काटा जाएगा। जो मजिस्ट्रेट है इस बात की जांच करेगा। परंतु ज़्यादातर तो ऐसा देखने को भी मिलता है कि पुलिस इस प्रावधान का दुरुपयोग करती है। वह छुट्टी देखती है कि मान लीजिए पुलिस को किसी ने पैसा खिलाया दूसरी पार्टी ने, तो वो जो है छुट्टी वाले दिन उठा लेती है। मान लीजिए सैटरडे उठाया, संडे छुट्टी हो गई और मंडे कोई त्यौहार हो गया उसकी छुट्टी हो गई, तो इस प्रकार वो जो है एक्यूज को उठाती है और प्रताड़ित करती है। साथ ही इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा अर्थात जुडिशियल कस्टडी ऑफ पुलिस में रखेगा। इसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी, जुडिशियल कस्टडी ही दी जा सकेगी। और यदि 90 दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो CRPC की धारा 167 के तहत एक्यूज्ड को छोड़ना होगा जमानत पर। इन दोनों ही अनुच्छेद के अपवाद हैं अनुच्छेद 22 के 3 में, जिसमें यह कहा गया है कि खंड 1 और खंड के 2 की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। वो कैसा व्यक्ति है? पहले कि यदि वह शत्रु देश का नागरिक है, और दूसरा जो है यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है। अर्थात राज्य ने तो इसलिए गिरफ्तार किया संभावना के आधार पर कि कोई अपराध ना कर दे, तो वह अनुच्छेद 22 का 1 और अनुच्छेद 22 के 2 में प्रदत्त अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 का 4 अनुच्छेद 22 का 4 सीधा संबंधित है निवारक निरोध से, और जहां स्पष्ट प्रावधान किया गया है एडवाइजरी बोर्ड अर्थात सलाहकार बोर्ड का, और यह प्रावधान किया गया है कि निवारक निरोध के तहत 3 महीने से अधिक समय तक केवल सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर ही किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकेगा। अर्थात निवारक निरोध के तहत 3 महीने तक तो गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु यदि 3 महीने से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की सलाह होनी जरूरी है। और संविधान में प्रावधान किए गए हैं कि ऐसा सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश या योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति और इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। इनकी संख्या कितनी होगी संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ संविधान में कुछ अस्पष्टता है। जो योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति है इस प्रकार की अर्थात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की, और ये योग्यता भी बहुत आसान है कि जो 10 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हो वकील की हाई कोर्ट में, तो राजनीतिक साठगांठ रखने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान पर आ सकता है। ये अपने आप में वीक पॉइंट है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया था कि 2 महीने से ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड का सलाह होना बेहद जरूरी है। और इसी संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया था कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इसका अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, और इसके कम से कम 2 सदस्य होंगे जो उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे, और इस बोर्ड का चयन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही किया जाएगा। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया था कि यह व्यवस्था एक नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी करके लागू की जाएगी। चूंकि 1978 का जो संविधान संशोधन है वो जनता दल के प्रयासों से पारित हुआ था, परंतु जैसे ही अधिसूचना करने का समय आया जनता दल की सरकार गिर गई, फिर से कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई और इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाई। तब से लेकर अब तक
संविधान के जो मूल प्रावधान थे, अस्पष्ट वाले जो हैं, वही प्रावधान आज तक लागू हैं। अनुच्छेद 22 का 5, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि निवारक निरोध का आदेश जारी करने वाला अधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र वे आधार संप्रेषित करेगा जिन कारण से उसे निरुद्ध किया गया है। अर्थात जो व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार या नजरबंद किया गया है, जो आदेश जारी करने वाला अधिकारी है, वह जो है निरुद्ध व्यक्ति को बताएगा कि फला कारण है, ये कारण है जिसके तहत उसे जो है निरुद्ध किया गया है। साथ ही निरुद्ध व्यक्ति को अपने विरुद्ध जो है या अपने निरोध आदेश के विरुद्ध प्रेजेंटेशन देने का भी अवसर यथाशीघ्र प्रदान किया जाएगा। वो प्रेजेंटेशन वो जो है एक लेटर पर लिख कर देगा कि महोदय, आपने जिस शक के आधार पर या जिन संभावनाओं के आधार पर ये किया है वो इस प्रकार की नहीं है और मुझे जो है आप इस निरुद्ध से आज़ादी दे दीजिए। मतलब उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। परंतु अनुच्छेद 22 के 6 में अनुच्छेद 22 के 5 का जो है अपवाद दिया गया है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को यदि ऐसा लगे कि कारण में कुछ ऐसे फैक्ट निहित हैं जो यदि वह निरुद्ध व्यक्ति को बता दे तो लोकहित प्रभावित होंगे, तो वह इस प्रकार के फैक्ट बताने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 22 का 7, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी कि किन परिस्थितियों में सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। साथ ही किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा। और साथ ही सलाहकार बोर्ड द्वारा जो अनुसरण या अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वह क्या होगी, वह किस प्रकार सलाह देगा, इस सभी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 में। मित्रों, अनुच्छेद 22 का सीधा संबंध रहा है जो है निवारक निरोध से, जो लोकतंत्र पर जो है अपने आप में एक कलंक माना जाता है। 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की जो विधि है वो जो है सबसे पहली बार लाई गई जब 1950 में, जिसको पेश किया गृह मंत्री सरदार पटेल ने, जिसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम 1950 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके विषय में जो है सरदार पटेल ने लिखा है कि मैं कई रातों तक सोया नहीं कि आज़ाद भारत में व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा रहा है। उसके बाद तो देखने को मिला कि थोड़े थोड़े दिन बाद जो है इस प्रकार की विधियाँ बनाई जाने लगी। निवारक निरोध संबंधी जो पहला कानून था उसे 1969 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीसा के नाम से भी जाना जाता है, इसे लागू किया गया 1971 में। और इमरजेंसी के दौरान जितनी भी गिरफ्तारियां हुई, लगभग 40,000 के आसपास, वो इसी अधिनियम के तहत गिरफ्तारियां हुई, जिसकी कुछ चर्चा हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। हालांकि इसको भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 पारित किया गया, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 पारित किया गया, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आप एक कानून सुनते भी होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये विद्यमान है। इसके अलावा आतंकवादी विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम 1987 टाडा के नाम से भी जाना जाता है, ये लागू किया गया, परंतु 1995 में इस अधिनियम को भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आतंकवाद निवारक अधिनियम, ये जो है बड़ा सशक्त कानून था, क्योंकि इसी दौरान अमेरिका में जो है लादेन बम का परीक्षण कर रहा था, तो उसी के तहत ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने जो है यहाँ बनाया था, तो मजबूत कानून था। परंतु बाद में 2004 में इस कानून को भी समाप्त कर दिया गया। अब जो वर्तमान में इस प्रकार का कानून विद्यमान है वह है गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम, जो सबसे पहली बार पारित किया गया था 1967 में। 2008 में इसमें संशोधन किए गए और वर्तमान में 2019 में इसे संशोधन करके और सशक्त कर दिया गया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके डाउट क्लियर किए हैं, और फिर भी यदि आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा है, सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त हैं? और आपके स्क्रीन पर जो है आपके विकल्प भी और जो है आपके जो ऑप्शन है, दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।